ओके, तो शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर 1 है। ठीक है, जेई मेंस और एडवांस दोनों इसमें कवर किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि पॉलिनोमियल दिखाई कैसे देता है। ठीक है, तो कुछ मैं फंक्शन मान लेता हूँ पी एक्स ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा, है ना। एंड में आके कुछ ऐसा दिख जाएगा ये। और फिर इसकी लास्ट टर्म आएगी ए एन एक्स की पावर ज़ीरो। इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि एक्स की पावर ज़ीरो जो होती है वो 1 होती है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये n जो है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, n बिलोंग्स टू होल नंबर। और ये जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है ना, ये जो आपको दिख रही है x की पावर n जो है, इसके साथ वाला जो कोएफिशिएंट है, ये ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन अप टू, ये क्या है, ये इनको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जो कि वेरिएबल के साथ, जो कि x है, x हमारा वेरिएबल है, इसके साथ जितने भी लगे हुए हैं इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। तो ये वाला जो है सबसे पहले वाला, इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स के साथ लगा होगा उसको हम कहेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि ये इस इक्वेशन को लीड कर रहा है। और ये वाला जो है, जो खाली बैठा है, इसके साथ एक्स की कोई टर्म नहीं है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट कह लो या एब्सोल्यूट कह लो, कांस्टेंट स्लैश एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, ये है पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे एक्स की nth डिग्री से शुरू होता है और ऐसे करते करते एक्स एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू 3 2 1 0 तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ इसमें है, जो पॉलिनोमियल, इफ इन अ पॉलिनोमियल a naught is equal to 1, then it is called a monic polynomial। उसको एक मोनिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली बातें। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पॉलिनोमियल में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, जिसमें मुझे पर्सनली बड़ी कंफ्यूजन होती थी। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, छोटी सी चीज़ है ना, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। ये कहती है कि हर एक जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, अगर उसकी डिग्री n है तो उसकी रूट्स भी, नंबर ऑफ रूट्स भी उसकी n होंगी। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 4 है, तो उसकी नंबर ऑफ रूट्स भी कितनी होंगी? 4 होंगी। ठीक है, तो इसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्या लिखे स्टेटमेंट भाई, अंग्रेजी हमारी वैसे थोड़ी ख़राब सी है। तो ये स्टेट करती है एन n डिग्री polynomial equation has n roots। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं लिखने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी, काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी, इसका क्या मतलब है? मैं कहा यार इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, लेट्स से कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स विच इज एक्स माइनस 5 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। है ना, इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया क्योंकि मैं इसकी रूट्स जानना चाहता हूँ। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा कि इसकी रूट्स क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे कि इसकी रूट्स ना 4 और 5 है। अब आपकी बात तो आधी सही है लेकिन आधी गलत भी है। 4 और 5 इसके जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं। रूट्स भी हैं, एक केस में रूट्स भी हैं, वो बताता हूँ कब है। लेकिन जो इसके रूट्स हैं ना वो क्या है? 4 5 5 एंड 5। इसको मैंने 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है वो कहती है कि अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट्स ही होंगे हमेशा।
अब ये देखो ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। जब मैं इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे हाईएस्ट डिग्री क्या मिलेगी, एक्स की पावर 4 मिलेगी। यहाँ से एक्स की पावर 4 जनरेट होगी ना, यहाँ से एक्स क्यूब निकलेगा और यहाँ पर तो एक्स ही है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स की पावर 4 निकलेगी एक। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर जो प्रेजेंट होती है। तो इसकी पावर हुई 4, तो इसकी डिग्री 4 हुई। अब मुझे यहाँ पे 4 रूट्स ही मिलेंगी, तो मिली 4 रूट्स, 1 2 3 4। एक्स माइनस 5 जो है इसका क्यूब, इसको मैंने ऐसे लिखा, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 4 तो प्रेजेंट है ही, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया एक्स 5 5 5 और 4। ठीक है, सिंपल सी बात है। थोड़ी पहली बार में सुनने में थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन काफ़ी सिंपल सी बात है। ये है इसके रूट्स। ठीक है, दे आर काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनली अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको स्पेशल केस होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं इस सेम इक्वेशन को जो है 0 के बराबर रख दूंगा, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब हम इसकी सारी डेरिवेशंस करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फिर इसके जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। हमने पढ़ा होगा अल्फा कॉमा बीटा इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। आज तक तो रटते आए हो, आज हम उसका प्रूफ भी देखेंगे और फिर सम ऑफ रूट्स कैसे निकलता है उसका भी प्रूफ देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देखेंगे। ठीक है, सब देखेंगे। तो उसको डिराइव करने के लिए ट्राई करते हैं डिराइव करना। तो सबसे पहले क्या करें, मैं कहा यार स्क्वायर कंप्लीशन से होता है, ए कॉमन ले लो। अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है आपको? कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐसे 10th में तो पढ़ते ही है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो होता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपको 1 बनाना है। फिर उसके बाद आपको प्लस माइनस कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा और इसका होल स्क्वायर। अभी समझ आ जाएगा, जिसको समझ नहीं आया अभी समझ आ जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को पकड़ूँ फिर से, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले सबसे पहले 1 बनाना है, तो उसको 1 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, मुझे दिख रहा है यार ये ए दिक्कत दे रहा है, तो ए को बाहर कॉमन निकाल लो। ए निकाल लिया, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। ठीक है, ए को दूसरी साइड डिवाइड कर दो, 0 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसका आधा करो और उसको उसका स्क्वायर रेज कर दो। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है यहाँ पे बी बाई ए, तो इसका आधा किया और इसका स्क्वायर एक बार प्लस किया, एक बार इसका स्क्वायर जो है वो माइनस किया, स्क्वायर के आधे का माइनस, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए को मैंने वहाँ डिवाइड कर दिया, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, एक बार इसका आधे का स्क्वायर प्लस किया और एक बार माइनस किया, उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a² बराबर 0। अब ध्यान से देखो ये चीज़ क्या बन गई, ये और ये, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये कैपिटल ए स्क्वायर है और ये है कैपिटल बी स्क्वायर, तो ये आपको दिख रहा है कि ये 2a भी बन गया, तो ये होल स्क्वायर बन गया। किसका बन गया, होल स्क्वायर किसका बना ये, मैं कहा यार ये होल स्क्वायर बना एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर बन गया। और फिर यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम ले लो और राइट साइड भेज दो, डायरेक्टली लिख दूँ तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a है ना, ये चीज़, इसको हम डी कहते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्या होता है, कौन सी कंडीशन होती है, वो सब देखेंगे आगे।
4a, स्क्वायर भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर भी है। अब क्या करूँ, यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट ले लो दोनों साइड, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। मैं कहा यार दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एक में ही ले लो इसको, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना। दो रूट आ गई, एक रूट को हम अल्फ़ा कह देते हैं, दूसरी को हम बीटा कह देते हैं। तो एक रूट आ गई हमारी अल्फ़ा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक आ गई बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। किसी को कह सकते हो अल्फ़ा बीटा, आप दूसरी वाली को भी अल्फ़ा कह सकते हो, पहली वाली को बीटा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैं देखूँ, देखो ये और ये हो जाएगा -2b, और प्लस रूट डी माइनस रूट डी कट जाएगा, नीचे 2a सेम रहेगा, तो -2b डिवाइडेड बाय -2a वो क्या आ जाएगा, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाता है -b/a। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा जो है वो c/a आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, b², फिर आएगा -b√d प्लस b√d और माइनस डी मतलब -b² प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। ये और ये कटा, ये और ये कटा, 4ac डिवाइडेड बाय 4 से 4 कटा, a से a कटा, देखो c/a आ गया, ये लिखा मैंने c/a आ गया, ठीक है। अब मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट की थोड़ी सी वो बता देता हूँ, थोड़ी कंडीशंस, ठीक है। तो आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में भी, डी जो होता है अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो क्या होती है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अगर डी जो है वो 0 के बराबर हुआ तो क्या होती है, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डी जो है वो लेस देन 0 हुआ तब रूट्स क्या होती है, इमेजिनरी। वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा मामला चला जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे आगे, ये होता है। बस अभी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया, कहाँ बताएं, अभी बताऊँ या बाद में बताऊँ, चलो यही बता देता हूँ। जब मैंने ये किया था ना, ये देखो x² प्लस b/ax+b, यहाँ देखो, यहाँ जब मैंने यहाँ से a कॉमन लिया था, यहाँ क्या बचा x², यहाँ बचा b/ax प्लस c/a। अब देखो b/a की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। यहाँ को अगर मैं जो माइनस आइन है मैं दूसरी साइड ले जाऊँ, ये आ जाएगी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मुझे c/a पता है। अगर मैं इसको यहाँ पुश कर दूँ, इस वैल्यू में पुट कर दूँ, तो देखो क्या आता है, कलर बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस c/a की वैल्यू होगी अल्फ़ा बीटा बराबर 0। इसलिए हम लिख देते हैं कि x² माइनस SX, पढ़ा होगा आपने, प्लस p बराबर 0। यहाँ पे s का मतलब क्या है, सम, p का मतलब है प्रोडक्ट, ठीक है। इस इक्वेशन में a को वहाँ भेज दिया, ठीक है, a को डिवाइड करती है यहाँ पे, और ये 0 बन गया। यहाँ पर मैंने इसकी और इसकी वैल्यू रखी तो ये आया, और फिर ये आया, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, काफ़ी यूज़ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। A, B, C, D आर पॉजिटिव नंबर्स एंड a/b इज नॉट इक्वल टू c/d। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ a² प्लस b² इंटू x² प्लस 2x ac प्लस bd प्लस c² प्लस d² बराबर 0। मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है, और ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ABCD सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। मुझे बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कैसी हैं, रियल है, इमेजिनरी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, कैसी है। ओके, तो हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने को बोला है, तो ऑब्वियसली हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ही शुरुआत करेंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, देखते हैं कुछ पता लगता है।
डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका बी जो है ना, ये एक्स के साथ जितना भी इसका कोएफिशिएंट है 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, ये पूरा ए इसका ये पूरा और ये इसका सी है ना। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8 ए बी सी डी माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। और फिर लास्ट टर्म आएगी माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कुछ कट रहा होगा पक्का, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ ये कट गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया। और कुछ कट रहा है, हाँ हाँ ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है। तो जो बचा क्या क्या बचा, 8 ए बी सी डी माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो सामने दिख रहा है कि इसका स्क्वायर बन रहा है। तो अगर मैं -4 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो आप देख पाओगे कि क्या बचा, a² d²। इसको मैं ऐसे लिख लूँ AD का होल स्क्वायर, और B²C² को मैंने लिख लिया BC का होल स्क्वायर -2 ABCD को मैंने लिख लिया AD इंटू BC। ठीक है, ABCD को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन की। -4, अब ये देखो किसका स्क्वायर बन गया, AD माइनस BC का स्क्वायर बन गया, ये AD माइनस BC का ये होल स्क्वायर बन गया, ये आ गया हमारा D। अब मैं कह रहा हूँ यार, हर एक नंबर का, हर रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है। कोई नंबर सोच लो, 0 से शुरुआत कर लो, -1 -2 -3 1 2 3 4 500 600, कोई भी नंबर ले लो। स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर, अ नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। मैं कह रहा हूँ यार, इस केस में ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगी, ये 0 कभी नहीं होगी। क्यों? मैं कहा यार आपने ये पढ़ी, ये जो हमें कंडीशन दी है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा AD इज नॉट इक्वल टू BC, मतलब AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। तो AD माइनस BC कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा 0 से बड़ी होगी, ये चीज़ 0 से बड़ी होगी। अच्छा, ये चीज़ 0 से बड़ी है, -4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किसी ऐसे नंबर को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया जो हमेशा 0 से बड़ा है, तो वो खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या आया कि D हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मुझे नेचर ऑफ रूट्स बताना था, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट ABC बिलोंग टू R0। R0 का क्या मतलब होता है, R0 का मतलब होता है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स 0 को छोड़ के, 0 नहीं इंक्लूड करना, उसको हम कहते हैं R0। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे ही। लेट 1 बी ए रूट ऑफ ax² + bx + c बराबर 0। कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पे भी एक ऑफ आएगा। ठीक है, और 4ax² + 3bx + 2c बराबर 0। अच्छा, तो हमें इस इक्वेशन की बतानी है कि इस इक्वेशन की रूट्स का नेचर बताओ हमें कैसा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो 1 बी ए रूट ऑफ ax² + bx + c, तो अगर 1 इसकी रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना। 1 इसकी रूट है, तो मैं इसको ax² + bx + c बराबर 0 में मैं x = 1 डाल सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, a + b + c बराबर 0, है ना। और क्या करें, नेचर ऑफ रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट वगैरह देखते हैं। b² - 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो नीचे हमें इक्वेशन दी हुई है, 4ax² + 3bx
प्लस 2c बराबर 0। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखूँ, इसको मैं पहले वाले को d1 कह देता हूँ, इसको मैं d2 कह देता हूँ। इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 9b स्क्वायर माइनस 4 to 8 32 AC, है ना। हाँ, हम क्या करें, BAC। तो एक वेरिएबल हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ में से। तो यहाँ से मैं कहा यार b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू क्या आएगी, -a - c। यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ आ जाएगा 9 इंटू -a - c का स्क्वायर माइनस 32 AC। -a - c का होल स्क्वायर जो है वो a+c के स्क्वायर के बराबर ही है ना। -a - c का जो होल स्क्वायर होगा दैट विल बी व्हाट, -a+c। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ें मुझे बतानी पड़ रही है, ठीक है, इतना तो जानते ही हो। तो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, d2 की वैल्यू अगर यहाँ से देखी जाए तो आ जाएगी 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18AC माइनस 32AC। इसको माइनस करें अगर तो क्या बच रहा है, 24 नहीं 14, है ना। 14 18 देख ले यार एक बार, हाँ ठीक है। तो -14 बच रहा था यहाँ, मैं सीधा -14 लिख दूँ, -14AC। ठीक है, अब भी कुछ स्क्वायर कंप्लीट करने का देखते हैं। हाँ, तो मुझे दिख रहा है कि 14AC है, तो मतलब कुछ ऐसा रहा होगा 2 टाइम्स 7 इंटू AC, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ 7 क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये 2AB वाली टर्म बन जाए, है ना, इस केस में 2AC। ठीक है, तो यहाँ 7 बनाते हैं। 7 बनाने के लिए 2 2 अलग कर दो दोनों में से, 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर प्लस 7c स्क्वायर माइनस 14AC। हाँ हो गया, 2 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac बना, उसको मैंने सीधा a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिया, है ना। अब ये जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये इसको क्यों नहीं ग्रेटर देन 0 लिखा, सिर्फ इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया, यहाँ तो लिखा हुआ है कि वो 0 नहीं हो सकता। मैं कहा यार a और c दोनों अलग अलग करके 0 नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि a बराबर c नहीं हो सकता। क्या ऐसा नहीं दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता, क्या हमें दिया हुआ है कि a बराबर c नहीं हो सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो अगर a बराबर c हो जाएगा तो a माइनस सी 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। लेकिन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअली ये 0 0 के बराबर नहीं है। यहाँ देखो लिखा हुआ बिलोंग टू आर नॉट, मतलब ये नंबर कुछ भी है, रियल नंबर लाइन में कुछ भी हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके भी कभी 0 नहीं आएगा, तो ये चीज़ ग्रेटर देन 0 आ गई। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ, इस पूरी चीज़ को अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो ये ग्रेटर देन 0 आ गई। कोई ऐसा नंबर है, पहले इसको एक नंबर मानो, कोई ऐसा नंबर है जो 0 है या 0 से बड़ा है, उसमें मैंने कोई ऐसा नंबर प्लस कर दिया जो 0 से हमेशा बड़ा है, तो नेट रिजल्ट कितना आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। कभी 0 के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो यहाँ से हमने इन्फ्रेंस निकाला कि D2 जो है वो 0 से बड़ा है हमेशा। मतलब रूट्स कैसी आई, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आई। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई फंक्शन है अल्फ़ा कॉमा बीटा में, अगर एफ ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा जो है वो एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फ़ा के बराबर हो, तो हम इसको कहते हैं कि यार सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका लेते हैं बढ़िया सा कोई। मान लो मैंने एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिफाइन किया एज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। मैं को कहूँ यार मैंने आपको एफ ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा दे दिया, मुझे बताओ एफ ऑफ बीटा अल्फ़ा क्या होगा। तो यहाँ देखो अल्फ़ा की जगह मैं बीटा कर दिया, बीटा की जगह अल्फ़ा कर दिया, इंटरचेंज कर दिया जगह को। तो अगर एलएचएस में ऐसा किया तो आरएचएस में भी ऐसा कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर की जगह कर दो बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर की जगह कर दो अल्फ़ा स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर ही है ना। 2 + 3 = 3 + 2 होता है।
तो ये तो एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा के इक्वली आ गया। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? मैं कहा यार हर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन जो होती है ना उसको आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो और देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही निकालना है। मान लो आपको क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया कि मुझे इसकी वैल्यू बताओ। अब आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू तो नहीं पता, आपको तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता होती है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, है ना। अब ऐसे समझ लो जैसे आपने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखा है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, और ये जो प्लस टू अल्फा बीटा राइट में होता था आप उसको यहाँ पे ले आए, लेफ्ट में होता था आप उसको खुद राइट में लाए। या तो ऐसे देख लो या तो ऐसे देख लो, इसको ओपन कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, ये और ये कट जाएगा, आर एच एस और एल एच एस जो है देखो बराबर आ गई। ऐसे देख लो, है ना। और एग्जाम्पल देखो इसके, क्यूब के साथ खेल लेते हैं थोड़ा सा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है, क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, है ना। अब इसको एज इट इज़ रहने दो क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होती है। अब ये जो है ये वाला सीन, ये हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो आराम से, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा वहाँ ऑलरेडी बैठा है तो ये हो जाएगा माइनस थ्री अल्फा बीटा। तो अगर आपको क्वेश्चन वाला बोले कि इसकी वैल्यू निकाल के दो तो आप इसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है, सही हो जाएगा। सिमिलरली आप अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब के लिए भी कर सकते हो, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना। ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ये ऐसा आ जाएगा। बस सिंपल सी चीज़ है सिमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट्स ये हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा, आपने अल्फ़ा प्लस बीटा तो बहुत बार निकाला होगा, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा थोड़ी सी नई चीज़ आती है, ये टेंथ में भी नहीं पढ़ते, या हम जेई सिलेबस में पढ़ते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए आप ये लिखो पहले, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस फोर अल्फ़ा बीटा। दोनों साइड्स को कंपेयर करो और देखो क्या इक्वल आ रही है। देखो ये क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, राइट, एल एच एस ये हो गया। अब इसको खोलो, क्या गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा माइनस फोर अल्फ़ा बीटा, जो कि अल्टीमेटली यही आ गया, आर एच एस और एल एच एस बराबर हो। तो मतलब मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ, है ना। अब इनकी वैल्यूज़ डाल दो, मुझे इनकी वैल्यूज़ पता है, अच्छे से पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स सी बाय ए, है ना। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये आ गया डी अपॉन ए स्क्वायर, है ना। मतलब यहाँ मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू डी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, है ना। अब एक स्पेशल केस में, सिर्फ एक स्पेशल केस में, इफ डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो देन अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉडुलस, बताता हूँ मॉडुलस क्यों लगाया, इज इक्वल टू रूट डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। आपको पता है जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें मॉडुलस लगाना पड़ता है, और मुझे ये भी नहीं पता कि अल्फ़ा और बीटा में से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, तो मुझे डिफरेंस नहीं पता कैसा आएगा, तो हमने मॉडुलस लगा लिया। और यहाँ मॉडुलस लगाया क्योंकि आपको पता है कि मॉडुलस क्या होता है, मॉड एक्स इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो इसकी डेफिनेशन होती है। तो आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं लगाया, अरे यार रूट के अंदर तो हमेशा ही पॉजिटिव समान होता है ना, और हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे कि कॉम्प्लेक्स वाला सीन,
कॉम्प्लेक्स वाला सीन हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वाली बातें हम बाद में करेंगे। ये आप तभी लिख सकते हो अगर आपको दिया है कि डी जो है वो 0 से बड़ा है, या तभी लिख सकते हो। वैसे आप जनरली आप ये लिखो, ठीक है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को भी कंसिडर करना पड़ता है कभी कभी, तो आप जनरली यही लिखो। ये से स्पेशल केस में जब डी ग्रेटर देन 0 है तब आप लिख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ रूट जो है वो रूट डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होता है, ऐसे नहीं लिखना। तो मैं कहा यार इसी को याद रखो ना, जस्ट टू बी सेफ। ये यार इसमें क्यों पढ़ना है, इसको याद रखो, जैसे मर्जी यूज़ करो। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब आते हैं, सवाल करते हैं, एक सिंपल सा सवाल लग रहा है। x2 - 4 x - 8 बराबर 0, दो रूट्स दिए हैं, हमें ये एक्सप्रेशन निकालनी है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को कुछ मान लेते हैं, मान लो y मान लो, है ना, कुछ y मान लिया उसको। ठीक है, तो α - 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, β - 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ बनाना है। तो ये इसके रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो अल्फ़ा सेटिस्फाई करवा दो। एक्स ये अल्फ़ा रख दिया, α² - 4 अल्फ़ा, और मुझे दिख रहा है α - 4 से खेल रहा है, मैंने 8 यहाँ भेज दिया, राइट साइड भेज दिया। अल्फ़ा कॉमन ले लो, अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो ये बचा अल्फ़ा इंटू α - 4 इज़ 8, और मैंने इसको इसके नीचे भेज दिया। ठीक है, सिमिलरली β - 4 क्या हो जाएगा, 8 अपॉन बीटा। जब मैंने जैसे अल्फ़ा रखा, जब आप बीटा रखोगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा, बस अल्फ़ा की जगह बीटा हो जाएगा। बस अब वाई को पकड़ लो, वाई क्या है, 1/α - 4 का होल स्क्वायर। α - 4 की वैल्यू 8 अपॉन अल्फ़ा है, 1/α - 4 की वैल्यू अल्फ़ा अपॉन 8 हो जाएगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो α² अपॉन 64 हो जाएगा। सिमिलरली हो जाएगा β² अपॉन 64। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय 64। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाय 64। 16 + 16 32, 32 बटा 64 से आ गया हाफ। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 1/2। आगे बढ़ते। ठीक है, अब है अनदर फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने एक दो फॉर्म्स तो पढ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, है ना, और मैंने इसको पढ़ा कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² - sx + p। मतलब इसको नहीं लिख सकते एग्जैक्टली क्योंकि हम a भी कॉमन लेते थे, याद करो, और इसको मैं लिख सकता हूँ x² - sx + p बराबर 0। अब हम इसकी एक और फॉर्म डिराइव करेंगे, हाउ करते हैं, सिमिलर सा स्टेप है, पहला स्टेप काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, तो ये ax² + bx + c, यहाँ से a को कॉमन लिया, वही चीज़ करें सेम जैसे पहले की थी, थोड़ा मैं स्पीड रन में कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ। तो ये आ जाएगा x² माइनस, इसको हम लिख दिया -अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब क्या करें, इसको मैंने कहा यार ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, कोई और कलर यूज़ करते हैं, ये आ जाएगा a इंटू x², अंदर का ब्रैकेट मैंने ओपन अगर किया तो आएगा -अल्फ़ा x बीटा x + अल्फ़ा बीटा। अब क्या करो, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन निकाल लो, इसमें और इसमें बीटा कॉमन दिख रहा है, बीटा कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो a इंटू x कॉमन इंटू x - अल्फ़ा, और यहाँ -बीटा कॉमन x - अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ax² + bx + c को आप a इंटू x - अल्फ़ा x - बीटा लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से x - अल्फ़ा फिर से कॉमन निकाल लिया, तो ये उसकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अनदर फॉर्म आ गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस होता है जिसको हम एक हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, उस हेडिंग को हम कह देते हैं, क्या कहें,
ऐसे कह देते हैं स्क्वायर ऑफ अ लीनियर। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, ये इसी का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे देखते हैं, मान लो अगर डी ज़ीरो है, फिर डी इज इक्वल ज़ीरो, मतलब रूट्स जो होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, रूट्स आर इक्वल, है ना, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। अगर मैं ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा इस अबव इक्वेशन में डाल दूँ तो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी, ज़रा देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी, ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा होना चाहिए था, लेकिन बीटा की वैल्यू तो अल्फ़ा ही है, तो वो हो गया एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा विच इज़ अल्टीमेटली एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अच्छा, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं इस चीज़ को कुछ ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको फर्दर ऐसे लिख दूँ, रूट ए इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, एक्स रूट ए माइनस अल्फा रूट ए का स्क्वायर। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये एक लीनियर का स्क्वायर बन गया। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्स की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है, उसको हम कहते हैं लीनियर। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर के होल स्क्वायर में बदल गई। कब बदली, जब डी ज़ीरो है। क्या सिर्फ ये कंडीशन है, मैं कहा नहीं, एक कंडीशन हम भूल गए यहाँ पे लगाना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओनली इफ ए इज ग्रेटर दैन ज़ीरो। क्यों, क्योंकि यार ए ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तभी तो मैं उसको अंडर रूट में लिख पाऊंगा। क्या मैं -2 को या -1 को अंडर रूट में लिख सकता हूँ। अब कुछ यहाँ ज्ञानी कहेंगे कि हाँ लिख सकते हो यार, आयोटा आयोटा तो होता है। अरे यार हम नहीं पढ़ रहे अभी वो, अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, ठीक है, उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे। तो अगर आपको चाहिए, यहाँ पे मैं नोट लिखवा देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो स्क्वायर बन जाता है, बिकम्स स्क्वायर ऑफ अ रियल लीनियर if d is greater than 0 and if d is equal to 0, sorry, if d is equal to 0 and a is greater than 0, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। मैंने एंड लिखा और नहीं लिखा, दोनों चीज़ें इकट्ठे होनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक रियल लीनियर के स्क्वायर में बदल जाती है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 0 से बड़ी है। a की वैल्यू 0 से बड़ी क्यों होनी चाहिए, ताकि मैं a को रूट के अंदर लिख सकूँ। और d की वैल्यू 0 क्यों होनी चाहिए, ताकि यार वो एक्स माइनस अल्फ़ा बन जाए और उसका स्क्वायर बन जाए, है ना, बीटा एलिमिनेट हो गया। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी चीज़ थी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन आया, ठीक है, जैक एंड रोज़ की प्रेम कहानी है, बहुत बढ़िया। जैक एंड रोज़ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैक ने जो है उसकी कांस्टेंट टर्म गलत पढ़ ली है और उसने उसकी रूट्स निकाली 8 एंड 2, और जबकि रोज़ ने क्या किया, रोज़ ने एक्स का कोएफिशिएंट गलत पढ़ लिया और उसने उसकी रूट्स निकाली हैं इक्वेशन की -1 -11 एंड 1। पता नहीं दोनों का ध्यान कहाँ है, जैक का ध्यान शायद रोज़ पे है, रोज़ का ध्यान जैक पर है, तो दोनों काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, इसलिए जो इक्वेशन की जो करेक्ट रूट्स है वो निकाल नहीं पा रहे। तो अब आपको ये काम दिया गया है कि करेक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकाल के बताओ, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले जैक की बात कर लेते हैं, है ना। चलो रोज़ की बात करते हैं, ठीक है, लेडीज़ फर्स्ट वाला सीन। रोज़ रोज़ ने क्या किया, रोज़ ने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स गलत पढ़ा। पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने मान ली ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। अब रोज़ ने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स गलत पढ़ा, मतलब उसने बी गलत पढ़ा, तो रोज़ रेड बी रॉन्गली, है ना। और रोज़ ने रूट्स क्या निकाले, रूट्स निकाले -11 और 1। अगर मैं बात करूं, क्या रोज़ ने, अगर रोज़ निकालना चाह रही होगी मान लो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स,
तो क्या उसने सम ऑफ रूट सही निकाला होगा? सम, अगर मैं बात करूँ जो रोज निकाला होगा, सम होता क्या, -b/a होता। और अगर मैं इन दोनों का सम करूँ, -11 और 1 का सम क्या होगा, -10। क्या ये सम सही होगा? मैं कहा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम की जो इक्वेशन, सम का जो फॉर्मूला -b/a, उसमें b आता है और b ही उसने गलत पढ़ा है। अब उसने b गलत पढ़ा है, b जो है वो सम के फॉर्मूले में आता है, तो इसने जो सम निकाला होगा वो गलत निकाला होगा, है ना। तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। समझ आया? अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। अगर रोज ने प्रोडक्ट निकाला होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ p ऑफ रोज। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है प्रोडक्ट, है ना। क्या रोज ने c या a में से कुछ गलत पढ़ा? नहीं, उसने तो b गलत पढ़ा। तो इसने पक्का, ये तो पक्का है कि इसने जो प्रोडक्ट है वो सही निकाला होगा। तो अगर मैं बात करूँ -11 और 1 का प्रोडक्ट, वो क्या आएगा, -11 × 1 इज -11 ओनली। तो उसने ये प्रोडक्ट सही निकाला होगा, तो ये सही होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं जैक की। जैक भैया की बात कर लेते हैं। जैक ने जो है कांस्टेंट टर्म गलत पढ़ी, मतलब जैक रेड सी रॉन्गली, है ना। और रूट्स क्या निकाले, रूट्स निकाले उन्होंने 8 और 2। तो क्या इन्होंने सम सही निकाला होगा? क्या भाई साहब ने, क्या जैक भैया ने सम सही निकाला होगा? मैं कहा यार सम सही निकाला होगा। क्यों? क्योंकि सम में बी और ए आता है, और जैक भैया ने सी गलत पढ़ा है, तो उन्होंने सम सही निकाला होगा। 8 और 2 का सम करो कितना आएगा, 10 आएगा। क्या इन्होंने प्रोडक्ट सही निकाला होगा, जो कि c/a होता है? मैं का प्रोडक्ट सही नहीं निकाला होगा क्योंकि उन्होंने सी गलत पढ़ा है, ठीक है। तो ये इनका गलत हो जाएगा, और ये जो है ये सही हो जाएगा। अब मुझे बतानी करेक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए पहले इक्वेशन तो सही पता होनी चाहिए, है ना। तो मुझे पता है इक्वेशन क्या होती है, x² - sx प्लस p बराबर 0। मुझे सम पता है सही वाला कौन सा है, सही वाला सम है जैक भैया का। जैक भैया का सम कितना आया, 10 आया। तो -10x प्लस p, प्रोडक्ट किसका सही है, रोज का सही है, -11 है। तो यहाँ -11 लिख दो इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या आ गई, इसकी रूट्स आ गई -1 एंड 11। ये ना, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, x² - 11x प्लस x, हाँ ठीक है। तो इसकी रूट्स आ जाएगी -1 एंड 11। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ, ये बड़ी सी इक्वेशन दी है, मुझे इसके रियल सॉल्यूशंस बताने हैं, बस रियल बताने हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन इसके नहीं बताने, ठीक है। तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x+1/x और यहाँ x² + 1/x² दिख रहा है? तो कोई चीज़ बार बार दिख रही होती है तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूट करना है? मैं कहा यार ये धीरे धीरे डेवलप होती है, ये जो थिंकिंग एबिलिटी है धीरे धीरे डेवलप होगी आपकी। पहले दिन आपको पता नहीं लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। पहले दिन पता लग जाएगा तो भैया फिर ऑल इंडिया रैंक 1 तुम्हारी है ना। तो और ये तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, x+1/x। अगर मान लो आप तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम की और आप मैथ रोज पढ़ते हो, तो आपको ये x+1/x हर दूसरे तीसरे दिन दिख जाएगा आपकी नोटबुक में, आप जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। तो आपको ये बाय द एंड ऑफ आपकी तैयारी के, ये आपको श्योर शॉर्ट ही हो जाएगा कि x+1/x दिख जाए, मतलब कोई भी चीज़ दिख जाए ऐसी सिमिलर सी, तो उसको हमें रिप्लेस करना होता है t से, सब्स्टिट्यूट कर देना। अब x² + 1/x² का जो भी जुगाड़ कर देते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, है ना। यहाँ आ जाएगा 2x1/x इज इक्वल टू t²। यहाँ से आ गया t² - 2 बराबर x² + 1/x², है ना। अब ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो चीज़ें, 3 इंटू इसकी वैल्यू है t² - 2 -2 टाइम्स इंटू टी प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो आ गया 3t² - 2t -6 + 5 इज -1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से इसकी मिडिल टर्म अगर मैं स्प्लिट कर दूँ, 3t + t - 1 बराबर 0, ठीक है। 3t कॉमन ले लिया, t - 1
प्लस वन, टी माइनस वन बराबर 0। तो यहाँ से आ गया टी की वैल्यू आ गई -1/3 एंड 1। ठीक है, अब टी ओरिजिनली था क्या? टी हमारा x प्लस 1/x हमने माना था। ठीक है, तो इसको इसी के इक्वल रख देते हैं। रख देते हैं। तो x प्लस 1/x को मैंने एक बार 1 रख दिया, तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कौन सी रूट्स आ रही है? मैं कहा यार यहाँ से तो कोई रूट ही नहीं आ रही रियल, क्योंकि यहाँ डी देखो 1 - 4 × 1 × 1 जो कि 0 से छोटा है, नेगेटिव आ गया है ना। एक बार x प्लस 1/x को -1/3 भी रख लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0। तो डी की वैल्यू आ गई 1 - 4 × 3 × 3। ये भी लेस देन 0 आ गया, ये भी लेस देन 0 आ गया। क्या बात है। तो यहाँ भी नो रियल रूट्स था और यहाँ भी कोई रियल रूट नहीं आई, है ना। एक बार मैं कैलकुलेशन देख लूँ। x प्लस 1/x 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बी ऐसे आ गया, ठीक है, लेस देन 0 आया। x प्लस 1/x इज -1/3, तो 3x² प्लस एक्स प्लस 3, हाँ ठीक तो है। नो रियल रूट्स आया, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 0। ठीक है।